हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेस थ्योरम, जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर बेसिस है। ठीक है, बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी 12th क्लास ऑफ आर डी शर्मा मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देखते हैं हम बेस थ्योरम क्या है। पहले डेफिनेशन इसका देखते हैं, फिर इस पर जो बेसिक प्रोबेबिलिटीज का जो क्वेश्चन है बेसिस ऑन दिस थ्योरम, उसको हम जो है यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए थ्योरम को देख लेते हैं हम लोग क्या है। हाँ, तो बेस थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए इसका स्टेटमेंट मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट एस बी ए सैंपल स्पेस, कि एस कोई एक सैंपल स्पेस है एंड लेट E1 E2 E3 से लेकर के En तक बी एन मैच्युअली है ना, बी एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स associated with random experiment, associated with random experiment. Now if A, B, any event occurs, with E1 E2 with E1 or E2 or E3 to or En then probability of EI out of E1 E2 E3 after A equal to probability of EI into probability of A after EI upon probability of upon summation of from I equal to 1 to n probability of EI into probability of A after EI, where I equal to 1 2 3 to n ओके। तो यहां पर हम लोग क्या देखा कि जो बेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है कि बोलता है कि एस कोई इवेंट है। ठीक है, एस यहां पर क्या है, कोई भी इवेंट है जो सैंपल स्पेस को शो कर रहा है। इवेंट का क्या है, सैंपल स्पेस है। ये मैंने टोटल आउटकम्स जो पॉसिबल आउटकम्स है वो है। और मान लिया कि ये जो एस है इसके पास, ठीक है, इसके पास जो है बहुत सारे इवेंट है, जैसे कि E1 E2 E3 से लेकर के एन तक है। और जो किस तरह है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि किसी भी दो का इंटरसेक्शन यहाँ पर 5 हो रहा है, अलग अलग कोई भी दो ले ले तो उसका इंटरसेक्शन 5 हो रहा है। एंड एग्जॉस्टिव है ना। एग्जॉस्टिव का मीनिंग है कि जितना भी इवेंट यहाँ दिख रहा है, सारे के सारे इवेंट्स का अगर हम यूनियन कर दें तो उसका वैल्यू एस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगा। दो चीज दिया है ना, विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट कैसा किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। नाउ मान लेते हैं कि ए कोई इवेंट है ना, एनी इवेंट है ना, अकर्स विद, ये सब के साथ अकर हो रहा है, ये सब में से कोई एक के साथ है, या तो 1 के साथ, 2 के साथ, 3 एंड सो वन एन के साथ, किसी एक के साथ अकर हो रहा है। ठीक है, अकर हो रहा है, ये बना हम लोग को पता है अकर हो रहा है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए का नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी ई आई का निकालना है ना, जब हमें ए पहले से पता हो। तो ई आई, यहाँ पर ई आई क्या है, जो वेरिएबल है। ठीक है, जो E1 2 3 में से कोई एक हो सकता है, इसी में से आउट ऑफ दिस में से ही एक हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब ए मुझे पहले से पता रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI आफ्टर ए इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ E
आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर ई आई, माने ए जब ई आई को निकाले तब बटे और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई आई के साथ जितना भी बनेगा, है ना, 1 वाला बनेगा, 2 वाला बनेगा, 3 वाला बनेगा, 4 5 6 7 n तक बनेगा, सबका प्रोबेबिलिटी को नीचे जोड़ेंगे, ठीक है, सबको अलग अलग। ये तो एक पार्ट हुआ, जैसे 1 अगर लिखे तो एक पार्ट हुआ, फिर उसी तरह 2 लिखे और ऊपर में सिर्फ एक रहेगा जिसका पार्टिकुलर मुझे निकालना है। तो यही जो है बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी का जो है वो फॉर्मूला है। और हम क्वेश्चन अलग अलग देखेंगे, उसके आधार पर हम देखेंगे कि कैसे हम डिफर करेंगे कि वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का है या फिर वो बेस थ्योरम से पर बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको पढ़ के जो है हम समझ लेंगे क्या चीज है, ठीक है। वहां पर क्या होता था कि आउट ऑफ दिस में से ए जो निकालते थे और ए का ही डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालना होता था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में, लेकिन यहाँ ए पता रहेगा लेकिन फिर भी ए को छोड़ के किसी दूसरे का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे है यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज है कि मचुअली एक्सक्लूसिव का यहाँ जो बात लिखा है ना, यहाँ देखिए, और यहाँ आई का भी लोग 1 2 कुछ भी होगा एंड तक। तो यहाँ जो लिखा है कि मचुअली, ये लिखा है कि मचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, ये जो है एक्सक्लूसिव है। तो इसका क्या मीनिंग है कि किसी भी दो ठो, जैसे कि ई आई और एक दूसरा ले लें हम ई जे, जहां पर आई जो है वो नहीं है जे के बराबर, ठीक है, इस तरह है, तो इसका जो वैल्यू होगा हमेशा 5 होगा, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन में कॉमन नहीं आएगा। ये किसी भी दो को ले लें हम ये मीनिंग हुआ पहला। और दूसरा क्या मीनिंग हुआ कि लिखा एग्जॉस्टिव लिखा है यहाँ पर, है ना, ये एग्जॉस्टिव जो है लिखा है। एग्जॉस्टिव का यहाँ पर क्या मीनिंग है, एग्जॉस्टिव, ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट लिखा है। तो इसका क्या मीनिंग है कि किसी भी, जैसे कि E1 ले लें और यूनियन करें, फिर E2 ले लें, फिर यूनियन करें, इस तरह जितना भी है यूनियन करते हैं सबको एक साथ En तक, तो इसका जो है आंसर जो है टोटल सैंपल स्पेस ही बन जाता है। ये एग्जॉस्टिव का मीनिंग है। तो यहाँ पर एग्जॉस्टिव भी है, मैचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब दो में कोई कॉमन नहीं है, मतलब डिसजॉइंट बोल सकते हैं कि आपस में सारे के सारे हैं, और साथ साथ के सारे को अगर यूनियन करें तो फिर से हमें सैंपल स्पेस ही मिल रहा है। और इसी कंडीशन में ए कोई आउट ऑफ E1 E2 में से ही है, ठीक है, तो हमें पहले से पता है, तो प्रोबेबिलिटी हमें ए का नहीं बल्कि ई आई का निकालना है। मतलब ये 1 2 3 में से n तक में जो कोई एक लेंगे उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे जब हम ए पहले से पता है, ठीक है। तो इसका इक्वल टू क्या होगा कि ये जो ई आई लिया मैंने उसका प्रोबेबिलिटी पूरा सिस्टम से इनटू ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर ई आई, जब ई आई हमें ले लेंगे तब ए का प्रोबेबिलिटी बटे ये सिस्टम को फिर कॉपी नीचे किया है और यहाँ समेशन का साइन लगाएंगे। यहाँ पार्टिकुलर किसी एक का बात करें, जैसे 2 का बात करें तो यहाँ पर E2 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी यहाँ पर भी ये E2 हो जाएगा सिर्फ एक का। लेकिन जब हम नीचे बात करें तो यहाँ पर E1 रहेगा, वो सिस्टम से एक बनेगा, फिर प्लस करके 2 वाला जो रहेगा वो भी एक सिस्टम बनेगा, 3 वाला, मतलब जितना सारे टोटल संभावना हो सकता है सारे के सारे पॉजिटिव नीचे हो जाएगा, जो है सिंपल स्पेस की तरह नीचे बिहेव करेगा ये, है ना। तो देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन, तब समझ में आएगा इसका थ्योरम, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल क्या बोलता है इसमें, क्या बोलता है कि देयर आर 2 बॉक्सेस, फर्स्ट बॉक्स कंटेन 4 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एंड द सेकेंड बॉक्स कंटेन 5 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स। One ball is drawn from the first box and put it into the second box. Then one ball is drawn from the second box and it is found to be red. It is found to be red ball. Find the probability that the ball drawn from the first was green. ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में कि सबसे पहले देखिएगा कि 2 बैग दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर 2 बैग दिया है, ठीक है, जिसको मान लेते हैं कि ये क्या है, बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स है और ये सेकंड बॉक्स है, ठीक है। और इसमें क्या है कि देखिएगा कि 4 रेड है बॉल और 3 जो है इसमें ग्रीन बॉल है, ठीक है, और इसमें जो है 5 रेड बॉल है और जो है 3 जो है इसमें ग्रीन बॉल है, ठीक है। और सबसे पहले कहा गया है कि एक बॉल इज ड्रॉन, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स और इसको पुट इनटू सेकंड बॉक्स। तो यहां से क्या किया, एक बॉक्स को खींचा गया, ठीक है, एक बॉल को यहां से खींचा गया और सेकंड बॉल में डाल दिया, ठीक है, ये बॉल। तो यहां पर ये बॉल रेड है या फिर ग्रीन बॉल खींच के डाला, ये यहां नहीं दिया गया है, कोई भी एक रैंडमली खींचा गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा गया कि फिर 1 बॉल इज ड्रॉन, खींचने की इसमें डालने के बाद फिर 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड, फिर क्या किया, यहां से एक बॉल खींचा गया, इसको डालने के बाद यहां से एक बॉल खींचा गया, 1 ड्रॉन बॉल
और ये बोल रहा क्या है, ये रेड है, ये बोल दिया कि यहाँ पर जो है रेड है। तो बताइए कि जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि जहां फर्स्ट से जो सेकंड में डाल रहे थे वो जो है ग्रीन होगा, उसका प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि पहले जो डाला इसके बाद इसमें निकाला रेड है, इसका प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा। इसका अगर कोई देता यहाँ कि सेकंड से जो निकाला वो रेड है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो ये जो है मैंने इसको खींचने के बाद इसको खींचा, इसको खींच के डालने के बाद तो ये हो जाता है वहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। लेकिन बोला कि इसको खींच के यहाँ पर एक बॉल इसमें डाला, या तो रेड या तो ग्रीन, उसके बाद इससे एक खींचा रेड निकला, तो बताइए कि पहले जो खींचे थे फर्स्ट वाला बैग से वो जो है ग्रीन था, उसका प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहाँ पर बेस थ्योरम पर ये क्वेश्चंस जो है बेसिस है और इसी आधार पर हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है कि हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, और इसमें मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट बॉक्स था उससे जो ड्रॉन बॉल किया गया था वो जो है रेड था या तो ग्रीन था, उसका हम कुछ इवेंट मान लेते हैं। लेट मान लेते हैं कि E1 इक्वल टू क्या है, ड्रॉन बॉल फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स इज रेड। ठीक है, रेड था। और E2 मान लेते हैं कि जो ड्रॉन बॉल था कहां से, तो फर्स्ट से। ठीक है, बॉल था फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स इज ग्रीन था। ठीक है, ये मान लिया मैंने E1, इसी से दोनों है, या तो इससे डाल रहे हैं वो तो या तो रेड होगा या तो ग्रीन होगा। ठीक है, इस तरह कंडीशन में यहाँ पर E1 क्या है कि एक बॉल डाला वो रेड है। ठीक है, वो रेड है, इसे डाल रहे हैं। और दूसरा जो मैंने डाला, ठीक है, उसमें भी एक ही ठो या बोल सकते हैं कि, तो इसमें जो है E2 माना और इसका जो है ये ग्रीन है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर जो मैंने रेड निकाला था यहां पर, और इसका इवेंट को मैं मान लिया E, ये क्या है, रेड है। कहां से खींचा है, इसको सेकेंड बॉक्स से खींचा है। ठीक है, सेकेंड बॉक्स से खींचा है। और हमको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, तो यहां पर जो E2 देख रहे हैं ना, इसका निकालना, क्योंकि ये ग्रीन बॉल है जो फर्स्ट से खींचा गया था, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक है, ये चीज यहां पर बोला गया है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हम लोग यहां पर यूज करेंगे, है ना, और उसके बाद यहां पर बेस थ्योरम के आधार पर क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के आधार पर इसका आंसर निकलता है, और उसके बाद फिर जब इसका पूछ दिया, इसके होने के बाद मतलब इससे होने से पहले इसका है, तो फिर ऐसा कंडीशन में हमें यहाँ पर लगाना होगा बेस थ्योरम। ठीक है, तो ये कंडीशन को मैं यहाँ बनाता हूँ, ये क्वेश्चन को मैं क्लियर किया नीचे। ठीक है, तो इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पर बनाने के लिए। तो देखिए, तो हमें प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए, है ना। लेकिन ये E होने से पहले, है ना, जो E हुआ है ना, E हुआ है उसके पहले चाहिए। ठीक है, हमें पहले से पता है E जब हुआ तो हमको पहले से ये पता था इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसी को बोलते हैं E2 आफ्टर E। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, तो जो चीज का हमें चाहिए, तो इसमें सबसे पहले हम जो है जो चीज E2 का बात करें, तो यहाँ पर E2 लेंगे हम, इसका प्रोबेबिलिटी पहले तो इसी को लिए थे ना, है ना, पहले तो एक्चुअली इसी को लिए थे, और उसके बाद जो है हम E को लिए थे, है ना, उसके बाद E को लिए थे, तो ये E2 लेने के बाद ही E को लिए थे। ठीक है, और बटे यहाँ पर हो जाएगा कि नीचे समेशन करते हैं हम, जितना भी सिस्टम को यहाँ से मैंने लिया था, इसका प्रोबेबिलिटी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है, टोटल चीज को मैंने यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E आफ्टर प्रोबेबिलिटी ऑफ E आफ्टर E1। ठीक है, और हो जाएगा, मतलब दोनों यहाँ पर जितना पॉसिबिलिटी है सब लिखते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू यही वाला पोर्शन पूरा नीचे होता जाएगा, है ना। यहाँ पर मैंने जिसका रहेगा ऊपर रहेगा, और टोटल यहाँ नीचे रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E आफ्टर E2, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि E2 का प्रोबेबिलिटी, तो E2 का देखिएगा कि यहाँ पर इससे हम खींचे थे, ये E2 ग्रीन है, तो ग्रीन कितना है, 3 है, तो 3 में से 1 लिए बटे टोटल कितना हो गया, यहाँ 7 हो गया, और उसमें से 1 लिए। ठीक है, तो 3C1 बटे 7C1 इंटू, अब हम क्या किए, E2 लेने के बाद मैंने E लिया, तो E2 क्या था तो यहाँ पर देखिए E2 ग्रीन था, और यहाँ पर रेड है, यहाँ रेड है। ठीक है, यहाँ रेड है, तो ग्रीन में देखिएगा कि 1 बढ़ जाएगा यहाँ। ठीक है, लेकिन हमें तो रेड का निकालना है, तो रेड में तो नहीं बढ़ेगा, रेड का 1 ही रहेगा। ठीक है, मतलब 5 है तो 5 में से ही 1 रहेगा, और ये संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, टोटल, तो टोटल में देखिएगा कि ये हो जाएगा 5, और ये देखिएगा कि 3 और 1 बढ़ जाएगा इसमें, तो कुल मिला के यहाँ 9 में से 1 होगा। ठीक है, ये चीज होगा, फिर प्लस, ठीक है, ये हुआ,
E2 का मैंने निकाला, E2 का ऊपर का है ना। अब बटे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि E1 का अगर हम बात करें तो E1 का मतलब है कि ये रेट, ठीक है। तो रेट कितना है, 4 है, 4 में से 1 निकाला, बटे टोटल कितना हुआ 7, उसमें से 1 निकाला, इनटू अब क्या किया कि E1 लेने के बाद मैंने E निकाला। तो E क्या है, रेट है, और यहां पर भी रेट का पूछ रहा है। तो रेट देखिएगा कि यहां पर अब कंडीशन में बात करें तो रेट 5 था, एक रेट बढ़ जाएगा और प्लस में 3, तो यहाँ 9 होगा, लेकिन साथ साथ रेट 6 हो जाएगा। तो 6 में से यहाँ पे रेट को पूछ रहा है, तो अब रेट अब हम खींच रहे हैं, तो 5 में से 1 बढ़ के रेट 6 होगा, 6 रेट में से 1 लेंगे और बटे टोटल अब 9 है, उसमें से 1 लेंगे प्लस। तो ये फिर जो है ये पोर्शन तो ऊपर लिखे थे, यही कॉपी करेंगे, ये 3C1 बटे 7C1 इंटू 5C1 बटे 9C1, और इसको जब हम कैलकुलेशन कर देते हैं तो इसका मुझे मिलता है आंसर, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन देखेंगे इस पर एग्जाम्पल, तो देखिएगा और भी क्लियर हो जाएगा ये बेस थ्योरम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम किस तरह दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो कैसे हम पकड़े को बेस थ्योरम पर लागू होगा। तो देखिए ऊपर कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो गया 3/7 इंटू 5/9, और नीचे कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4/7 इंटू 6/9 प्लस हो जाएगा 3/7 इंटू 5/9। देखिएगा कि ये कॉमन यहाँ पर है और ये चीज नीचे में दोनों में कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं तो एलसीएम लेने का झंझट खत्म होगा। तो ऊपर में कितना हुआ, यहाँ हम ऊपर का गुना कर देते हैं, तो 5 तिया 15 हो गया, ऊपर में जो है 5 तिया 15 हो गया, और यहाँ पर 9 7 63, ठीक है, बटे यहाँ पर देखिए ऊपर में इसका हम गुना करते हैं तो 6 चौक 24 हो गया, प्लस यहाँ गुना करते हैं तो 5 तिया 15 होगी, यहाँ प्लस है, बटे में यहाँ पर देखिएगा 63 होगा, और इसमें भी 63 तो कॉमन ला करके डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये कट गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में 15 बचता है, नीचे हम इसको अगर जोड़ते हैं तो ये 4 5 9 है, और 1 2 3 39, ठीक है। इसको जब हम कटा देते हैं तो इसका आंसर तेरा 5 3 5 15 और 3 1 3 3 9, तो 5/13 इसका फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो देखिए बेस थ्योरम के पर बेसिस नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या बोलता है क्वेश्चन कि देयर आर ये 3 अर्न्स, यहां पर बोला कि 3 अर्न्स कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लैक 4 रेड 6 ब्लैक एंड 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड, तो तीनों अर्न में से एक अर्न को पहले सेलेक्ट किया गया है रैंडम, एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सिलेक्टेड अर्न, है ना, सिलेक्टेड अर्न जो सिलेक्ट किया गया था उसी अर्न से फिर एक बॉल ड्रॉन किया गया और पाया गया कि वो रेड है, ठीक है, वो रेड है। तो रेड है तो उसका प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है, अगर उसका निकालना होता तो यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगता, लेकिन बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज फ्रॉम फर्स्ट अर्न, मतलब जो अर्न था वो फर्स्ट था, तो फर्स्ट अर्न का प्रोबेबिलिटी क्या होगा अगर उससे हम वो बॉल रेड को ड्रॉन किए थे तो, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर 3 अर्न दिया हुआ है, एक अर्न मतलब बैग टाइप का ही है, थैला है अर्न मतलब, ये दूसरा अर्न तीसरा अर्न, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट अर्न है, ये सेकंड अर्न है, अर्न मतलब थैला है, ठीक है, और ये थर्ड अर्न है, ठीक है, थैला, अर्न मतलब थैला या बैग। और इसमें बोल रहा है यहाँ पर देखिएगा कि 6 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है। ये दूसरा नंबर में देखिएगा कि 4 रेड है बॉल, और यहां पर देखिएगा 6 ब्लैक है ना, 6 ब्लैक है बॉल, और तीसरा नंबर में देखिएगा कि 5 रेड 5 ब्लैक है, मतलब दोनों 5 5 है, रेड 5 और ब्लैक भी 5 है, ये है, ठीक है। और यहां पर क्या किया सबसे पहले कि कोई तीनों में से कोई एक अर्न को लिया गया, ठीक है। और ये जो अर्न अगर हम खींचे तो इसका जो इवेंट है ना, इसका जो इवेंट है फर्स्ट वाला का उसको हम E1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो इवेंट है अगर मान लेते हैं अर्न दूसरा वाला खींचे तो इसका इवेंट को मैं मान लेता हूं E2, ठीक है, E2 हो गया। और इसका जो इवेंट है थर्ड वाला का अर्न का, तो इसका इवेंट को हम क्या करें कि यहां पर E3 मान लेते हैं, ठीक है। पहले ये तीनों में से एक पहले तो अर्न को खींचा जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा अर्न को पहले, और उसके बाद जो सिलेक्टेड अर्न है उससे एक बॉल को खींचा जाएगा, वो रेड होगा, लिखा रेड होगा। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि वह जो अर्न था वो पहला अर्न था जिससे वो रेड बॉल निकला था, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। और इसमें से क्या करें हमने यहाँ पर लेट कर लेंगे यहाँ पर ऑल्सो कि
द सिलेक्टेड बॉल या ड्रॉन बॉल, यहां लिख लेते हैं ड्रॉन बॉल, ठीक है, या फिर यहां लिख लेते हैं कि इवेंट ऑफ ड्रॉन बॉल, लेट कर लेते हैं कि इवेंट ऑफ ड्रॉन बॉल ड्रॉन बॉल इज रेड इक्वल टू, इवेंट ऑफ ड्रॉन बॉल इज रेड इक्वल टू, जो रेड निकला उसका जो है प्रोबेबिलिटी हम कुछ ए मान लेते हैं, माना इवेंट ए मान लेते हैं, ठीक है। और हमको ये प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है, ये अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता तो फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो हमें निकालना क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला अर्न का, कब, विद रिस्पेक्ट टू रेड बॉल, माना पहला अर्न निकाले थे उसी से रेड बॉल निकला था, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो इस तरह का बात किया, निकालिए ये वाला, तो ये बेस थ्योरम पर रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। अगर इसका निकालना पड़ता है तो टोटल थ्योरम, अगर यहां पर बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ए निकालिए, ठीक है, तो फिर यहां पर टोटल थ्योरम का बात हो जाता है। अगर ए बोलता तो कि पहले हम बैक को सिलेक्ट करते अर्न को, उसके बाद हम ए निकालते तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, लेकिन यहां बोला कि नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है, ये तो निकला है, लेकिन बताइए कि ये जो निकला वो फर्स्ट बैक से निकला था, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो बैक फर्स्ट था, ठीक है। इसलिए यहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम नहीं होकर के बेस थ्योरम है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो रहा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका है, तो 1 का निकालना है, तो यहां पर देखिएगा कि 1 रहेगा इनटू 1 निकाल लिया मैंने एक अर्न को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है ए का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आफ्टर E1, ये ऊपर रहेगा, ठीक है। और नीचे में क्या रहेगा कि ये पहला वाला तो रहबे करेगा, जो है ना, पहला सबका जोड़ होता है नीचे में, तो पहला वाला रहेगा कि पहला अर्न को निकाला और उसके बाद उस अर्न में से एक बॉल को निकाला, ठीक है, जो रेड है उसमें से रेड माने ए का प्रोबेबिलिटी, या फिर ऐसा करेंगे कि मैंने दूसरा ठो सिलेक्ट किया और प्लस इनटू में उससे मैंने रेड निकाला A2 लेने के बाद, या फिर ऐसा हो सकता है 3 को है तो मैंने तीसरा बैग निकाला, ठीक है, और उसके बाद उसमें जो उस बैग में जो रेड है उसको खींचा, वो तीसरा बैग या तीसरा अर्न निकालने के बाद उसका प्रोबेबिलिटी, तो ये तीनों जितना है वो नीचे में ऐड करेंगे और ऊपर में जिसका हम निकाल रहे हैं, है ना, जिस बैग का प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं पहला बैग का, तो उसमें उसको लेने के बाद रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी जो होगा, यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला इसका, और बटे में यहाँ तीनों पॉसिबिलिटी नीचे रहेगा, ठीक है, ये चीज रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस का जो डिटेल है जो दिया था मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये क्वेश्चन को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये आगे शर्मा 12th क्लास मैथमेटिक्स है का क्वेश्चन, बेस थ्योरम पर बेसिस प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, पहला बैग का विद रिस्पेक्ट टू रेड बॉल होने का, है ना, तो इक्वल टू यहां पर मैंने क्या लिखा कि पहला बैग का प्रोबेबिलिटी, तो पहला जो बैग था या अर्न था उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 2 3 है तो 1/3 होगा, है ना, ताकि बिना देखे ही तीनों में से एक सिलेक्ट किया, तो 3 में से तो एक ही सिलेक्ट किया, 1/3 इंटू, ठीक है, इंटू हो गया। उसके बाद देखिएगा रेड का प्रोबेबिलिटी, इसको लेने के बाद रेड का प्रोबेबिलिटी इसी में रेड का प्रोबेबिलिटी हम बात करें तो रेड का प्रोबेबिलिटी कितना है, रेड है 6, और 6 में से एक को रेड लेना है, तो एक के लिए 6C1 लिखो या खाली 6 लिखो, और नीचे में हो जाएगा 10 बटे, ठीक है, यहाँ इक्वल टू दे देते हैं, और नीचे में ये वाला पार्ट तो रहबे करेगा, ये इसी का वैल्यू है, देखिए ये वाला पहला वाला है ना, फिर प्लस ये 1/3 तो सब में रहेगा, फिर इंटू, अब सेकंड बॉक्स का बात करें तो उसमें से रेड निकाला 4 बटे होगा 10, फिर प्लस 1/3 जो बैग का है, पहले मैंने बैग 3 का मान लो, तो सबका जितना भी बैग निकाला है, कोई भी बैग रहे तो 1/3 होगा, और इंटू में अगर तीसरा बैग से रेड निकाला तो तीसरा बैग में रेड दिखेगा 5 है और टोटल इसमें 10 है, ये होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर देखिएगा एक कॉमन चीज समय मिल रहा है कि ये 3 × 10 और 3 × 10 सब में कॉमन है 3 × 10, और यहां पर भी 3 × 10 है, तो सबका नीचे वाला कॉमन लेके 3 × 10 को अगर हटा दे और ये ऊपर में ये जो है इसको अगर हटा दे तो फिर ऐसा कंडीशन में कॉमन आके कट जाएगा। तो हम अगर ना लिखें तो भी सही है, अगर लिख देते हैं तो ऊपर में अगर गुना करें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और नीचे गुना करें तो 30 आ जाएगा, ठीक है, और बटे। अब यहां देखिएगा कि नीचे का अगर हम बात करें तो 30 आएगा सब में, और ऊपर गुना करती है 6 + 4 + 5 होगा, ठीक है, तो यही देखिएगा कॉमन आके कट गया, तो ऊपर में 6 बचा, नीचे में 6 4 10 और 5 15 बचा, अगर हम इसको 3 से कटाते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हुआ। तो देखते हैं कहां पर आंसर है, ये देखिए बी नंबर में करेक्ट आंसर, ओके। तो देखिए बेस थ्योरम पर आधारित प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 नंबर एग्जांपल देखिए, बोलता है कि एक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट
है ना, 52 कार्ड का पैक था, एक पैक में कितना कार्ड था, 52 कार्ड था, ठीक है। और उसमें से क्या किया, 1 कार्ड लॉस्ट कर गया, है ना, एक जो कार्ड था वो जो है लॉस्ट कर गया, माने खो गया, ठीक है। पहला ये बोल रहा है कि एक कार्ड खो गया, टोटल 50 जो पैक होता है 52 होता है, उसमें से एक खो गया। अब जो खोने के बाद जो बचा, जो पैक में जो रेस्ट बचा, रेस्ट या रिमेनिंग, अभी 51 कार्ड बचा, टोटल 51 कार्ड बचा, ठीक है। तो ये जो 51 कार्ड बचा, इसमें से क्या किया जाएगा, रिमेनिंग कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब यहां से क्या किया जाएगा, 2 कार्ड्स ड्रॉन किया जाएगा, 2 कार्ड्स ड्रॉन किया जाएगा, ठीक है, एट रैंडम। 2 कार्ड ड्रॉ किया जाएगा एट रैंडम, ठीक है, वो एट रैंडम 2 कार्ड वहां से ड्रॉ किया जाएगा, एंड आर फाउंड टू बी हार्ड। और ये जो दोनों कार्ड ड्रॉ किया गया है यहां पर, ये दोनों क्या है, हार्ट्स है, ठीक है, ये दोनों हार्ट्स है, ठीक है। तो बताइए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड, जो ये खो गया था इस कार्ड का ही प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये बताइए, है ना, ये जो कार्ड खो गया है इसी का प्रोबेबिलिटी बताइए, जो कि एक हार्ड है ना, जो कि एक कार्ड जो खोया है वो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए क्या बातें हैं। तो सबसे पहले क्या है था कि 52 का एक पैक कार्ड है, ठीक है, उसमें से एक मिस करता है, मिसिंग 1 कार्ड, एक कार्ड मिसिंग कर जाता है। अब ये कौन सा कलर का है ये तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये देखिएगा कि 4 सेट बनता है हम लोग का कार्ड में जानते हैं, और 13-13 का सबका सेट होता है, ठीक है, 13-13 का सेट होता है। अगर ये मान लेते हैं कि हार्ट मिस किया, तो 13 सेट में से ही वो मिस किया होगा हार्ट, या फिर हो सकता है कि डायमंड मिस किया, डायमंड, ठीक है, या फिर हो सकता है कि स्पेड मिस किया हो, या फिर हो सकता है कि कलर मिस किया हो, या हो सकता है कि वो कलर मिस किया हो, इसमें से एक मिस किया होगा। और ये जो मिस करेगा, मिसिंग का बात कर रहा हूं, इसका मैंने इवेंट को मान लेता हूं E1, और इसका जो इवेंट है उसको मान लेता हूं E2, और इसका जो इवेंट है वो इस E3, मैंने वर्ड में नहीं लिख रहा है, वर्ड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है, और ये इसको E4 मान लेते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मिसिंग का है ना, मिसिंग कार्ड का जो इवेंट्स है वो मैंने लिखा। उसके बाद क्या होता है कि जब ये मिस कर जाने के बाद, ये मिस कर गया, मिसिंग कर गया, खो गया, तो उसके बाद मेरे पास जो बचता है रिमेनिंग है, रेस्ट लिख देते हैं, रेस्ट 51 बचता है, ठीक है। इसके बाद इसको, इससे मैंने एक ड्रॉन किया, तो ड्रॉन कार्ड जो होगा, ड्रॉन कार्ड्स यहाँ पर 2 ड्रॉन किया, 2 ड्रॉन कार्ड्स, ठीक है। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में लिखा था मिसिंग कार्ड्स, तो थोड़ा मैंने आधा मिटाया है, तो 2 कार्ड ड्रॉन किया था, यहाँ पर है देखिए, पैक ऑफ 2 कार्ड, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है, 2 कार्ड किया है। तो मिसिंग कार्ड जो था वो अगर हार्ड था तो प्रोबेबिलिटी निकालिए, और यहाँ पर हमें 2 कार्ड ड्रॉन किया है, और उसका इवेंट को मैं ए मान रहा हूँ, ठीक है, ए मान रहा हूँ। ये क्या चीज है, ये हार्ट है, लिख दिया यहाँ पर क्या है कि ये दोनों हार्ट है, ये दोनों हार्ट्स है। तो हमें प्रोबेबिलिटी इसका चाहिए, है ना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ही हमें इसका चाहिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ए का नहीं चाहिए, अगर ए का रहता तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाता, ठीक है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, मुझे जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो E1 चाहिए, लेकिन ए होने के बाद, ठीक है, हम सोचेंगे, लेकिन एक्चुअली हुआ तो पहले E1, ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशनल क्यों हटा करके हम बेस थ्योरम पर आधारित किया कि ए को निकाला, वो फाउंड टू बी 2 ठो निकाला जो रेड था, लेकिन हमें E1 जो खोया था, और ये क्या था, हार्ड था, ये गुड था, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए क्या होगा। तो ऐसा केसेस में हम लोग यहाँ पर बेस थ्योरम पर बेसिस क्वेश्चन है, और हम इसको डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस थ्योरम, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसका अकेले का प्रोबेबिलिटी, अगर ये E1 खोया था, अगर ये E1 खोया था तो उसका प्रोबेबिलिटी का बात करें तो E1 मैंने 13 होता है टोटल, और किसमें से 52 में से खोया था, तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। अगर उसी तरह का बात करें, अगर ये E2 खोया था तो ये भी टोटल 13 है, और 52 में से ही 13 में से कोई एक खोया होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाता है इसका भी 1/4, है ना। इसी प्रकार अगर हम बात करें E3 का, तो इसका भी 13/52 1/4, एंड अगर हम बात करते हैं E4 का, इसका भी सेपरेटली अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जो मिस किया था 1/4 होगा, ठीक है, ये चीज होगा, ठीक है, ये चीज होगा। उसके बाद देखिएगा कि इसको निकालने से पहले थोड़ा छोटा करते हैं सिस्टम को, ठीक है। अगर ये यहां से बात करें कि प्रोबेबिलिटी ए का निकालिए कब, लेकिन जब वो हार्ड ए को खो गया था तब,
एक हार्ट खो गया था, तब जो है ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मैंने बाद में जो मैंने जो दो कार्ड को खींचा रिमेनिंग से 51 से, तो वो जो हार्ट निकला उसका प्रोबेबिलिटी बताइए, लेकिन आफ्टर E1 होने के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आफ्टर E1 का बात करें हम, तो अभी देखिएगा कि ये ए का बात कर रहे हैं, तो एक तो गिर गया था हार्ट का ही ना, ए मतलब क्या हार्ट है, और एक हार्ट यहां पर अगर बात करें तो एक हार्ट गिर गया है, तो मेरे पास हार्ट अभी जो है इस केसेस में जो हार्ट है वो 12 ही ना है। अभी एक गिर गया तो यहां पर हो जाएगा 12 में से 2 खींचा गया है। देखिए 12 में से यहाँ कितना 2 खींचा गया है, और बटे हो जाएगा, मैंने यहाँ पर हम डिवाइड का साइन की जगह डिवाइड का सिंबल यूज कर रहे हैं हम, बटे हो जाएगा। अब 51 में से 2 खींचा होगा, ये चीज हो जाएगा 51 में से 2। ठीक है, तो इसका अगर हम कैलकुलेशन यहाँ करें तो देखिएगा कि क्या ऊपर में 12 है तो 12 को घटते क्रम में 2 बार लिखेंगे, और बटे 51 है तो 51 को भी घटते क्रम में हम 2 बार लिखेंगे, और नीचे में इसका जो आता है, जैसे इसका वाला नीचे 2 आएगा और इसका नीचे वाला 2, तो कॉमन था कट जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्यूशन करें तो ऊपर में क्या हो जाएगा, कटने का अगर चांसेस है कटा सकते हैं, जैसे ये 12 गुना 11 हो गया और ये 51 गुना 50, तो यहां पर अगर हम कटने का चांसेस लगाते हैं या फिर हम ऐसे ही सब में लिख सकते हैं कि 51 और 50, 51 गुना 50। ठीक है, ये सब में रहेगा 51 गुना 50, 51 गुना 50 टोटल में रहेगा 51 गुना 50 सब में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इस तरह का चीज हमको मिलेगा, नीचे वाला सब में सेम मिलेगा, ऊपर हो सकता है चीज अलग हो सके, तो इस तरह का इसका वैल्यू आया। उसी तरह का यहाँ पर हम इसका वैल्यू फाइंड करें, ये तो 1/4 ये था। इसके केसेस में अगर सेकंड वाला गिरा था, माने वो डायमंड गिरा था, उस अगर गिर गया तो उसके गिरने के बाद जब हम ये 2 गिरने के बाद जब हम ए का निकाले, तो यहाँ पर देखिए हार्ट निकाल रहा है, हार्ट तो गिरा नहीं था, तो मैंने 13 का 13 ही रह गया, और उसमें से 2 निकालेंगे, और बटे में अभी 51 है तो उसमें से 2 निकालेंगे, इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा। फिर उसी तरह इसके केसेस में अगर बात करें, इसके रिस्पेक्ट में ए का हम निकालें 3 के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर भी देखिएगा कि 13/2 हो जाएगा। एक ही केसेस में 12 होगा जहां पर हार्ट गिरा था, और हार्ट के ही केसेस में हम 2 हार्ट निकाले थे, तब उस केसेस में एक हार्ट कम होगा। ठीक है, और ये 51 C2 हो जाएगा। और इस केसेस में भी जो है ये तीनों में सेम रहेगा, इधर उसी में खाली एक कम होगा। और इस केसेस में ए का निकाले हम विद रिस्पेक्ट टू 4, तो यहाँ भी देखिए 13/13 C2 बटे 51 C2 रहेगा। ठीक है, इसी सिस्टम को अगर हम वहां पर ये बेस थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर अगर पुट करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा। ठीक है, तो ये नीचे तो पूरा कंप्लीट किया मैंने, और ऊपर भी तो लगभग बता ही दिया है जो सिस्टम क्या बोल रहा था क्या। और ये देखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ पर 2000 ईस्वी में सीबीएसई का और 2010 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम अभी डिलीट करते हैं और बनाते हैं। सबका वैल्यू मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है सिस्टम पर और कैलकुलेशन का आंसर हमें मिल जाएगा फाइनल। ठीक है, सारा चीज मैंने लिख दिया था, कुछ डिलीट भी हुआ है तो पीछे में आगे जो वीडियो में था वो लिखा हुआ था, इसलिए दिक्कत नहीं। तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पहले हुआ और उसी के रिस्पेक्ट में जब ए लिए हम, और है ना ए का बात कर रहा था, फिर है मैंने जिसको मुझे लेना था उसी को मैंने E1 होना, और नीचे में तो सबका जोड़ होगा, ये केसेस चारों हो। तो यहाँ पर देखिएगा प्रोबेबिलिटी 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E1, फिर प्लस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होने के बाद ए का प्रोबेबिलिटी है ना 2 के रिस्पेक्ट में, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 होने होगा उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी का यहाँ कॉन्सेप्ट नीचे लगता है, और ठीक है ये E3 होने के बाद, और फिर प्लस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। ठीक है, यहाँ पर E4, लेकिन ठीक है यहाँ थोड़ा सा जगह कम हो रहा है, इसी ध्यान से पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो रहा है E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेकिन E3 होने के बाद, और फिर प्लस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, लेकिन E4 और फिर ए लेंगे, लेकिन E4 होने के बाद PH लिखेंगे, यहाँ E4 है। ठीक है, या फिर नीचे लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E4, ये चीज हो गया नीचे। ठीक है, तो सबका यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और मुझे आंसर मिल जाएगा 1 by 1। ठीक है, देखिए यहां पर जो है देखिएगा कि सबसे पहला वाला जो वैल्यू मैंने निकाला था ये हम डायरेक्ट पुट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर लिख भी सकते हैं। तो पहला में देखिएगा कि 12 C2 बटे 51 C2 था। ठीक है, लेकिन हाँ पहले मिसिंग जो हुआ था
ये टोटल 13 में से एक ठो मिसिंग हुआ, टोटल 12 में से 13 में से एक 13 ठो है कि हार्ट मिस हुआ था। ठीक है, इसी रहेगा। ये हो गया, ऊपर में तो कंप्लीट है। और नीचे का बात करें तो ये 13/52 तो होगा ही करेगा। ठीक है, और इंटू में इसका वैल्यू बात करें तो हो गया, और इंटू में ये 12C2 में से 51, फिर 51C2 लेंगे, ये तो होगा। ठीक है, और ये 13C2 देखिएगा कि सब में रहेगा, ऐसा नहीं ये सब में रहेगा, जैसे कॉमन लेके हम बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसमें जो हो जाएगा ये 13C2 बटे 51C2, और प्लस में इधर भी 13C2, तो 3 ठो रहेगा 13C2 बटे 51C2, और प्लस फिर रहेगा 13C2 बटे 51C2, ये कॉन्सेप्ट रहेगा ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये पोर्शन जो है इसका, ये पोर्शन और ये तो कट गया। ठीक है, इसको तो लिखने का जरूरत नहीं हुआ। और इसका मैंने सॉल्यूशन नीचे लिखा है। ठीक है, नीचे लिख दिए हैं, और बाकी सबको हम डिलीट कर सकते हैं। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ऊपर में मैंने बात किया कि ये 12 गुना 11, और बटे में था 51 इंटू 50। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और ऊपर में अगर नीचे का बात करें तो ये तो 12 इंटू 11 बटे 51 इंटू 50 तो रहे करेगा। और अब यहां देखिएगा कि तीनों सेम है, तो तीनों सेम है तो एगो 3 लिखते हैं और बाकी किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 13 गुना 12 बटे 51 गुना 50, ये चीज रहेगा इसमें। ठीक है, 3 बार नहीं लिखे मैंने, तीनों प्लस करके, तो तीनों सेम टाइप था इसलिए मैंने 3 लिखा। अब यहां देखिएगा कि ये कॉमन आएगा और ये कॉमन आएगा, और इसके साथ ये कट जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर कटाने का अलग सिस्टम लगाए थोड़ा सोल्यूशन और छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर का देखिएगा कि ये 12 गुना 11 हुआ, और बटे ये 51 गुना 50 हुआ, और बटे में फिर बात करें तो ये 51 गुना 50 तो यहाँ पर भी हुआ नीचे में, और ये तो ऐसे कट जाएगा। और ऊपर में देखिएगा कि ये 12 गुना 11 प्लस 3 गुना 13 गुना 12, ये चीज हुआ। ठीक है, ये चीज हुआ। ये हुआ, और फिर इसको हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ऊपर तो हमको तो जोड़ना होगा, कुछ कॉमन अगर आता है तो ले सकते हैं यहाँ। ठीक है, कॉमन आ जाए तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, पहले से भी ले सकते थे हम कॉमन। तो देखिएगा कि यहाँ पर 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12 था, तो अगर हम यहाँ 12 ना लिख के इसको कॉमन में लिख देते हैं तो अच्छा रहता। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, ये 12 कैंसिल आउट हो जाता, तो गुना करने से मुझे यहाँ पर छुटकारा मिल जाता। ठीक है, मिल जाएगा, तो वो मैंने कटा दिया। तो ऊपर में सिर्फ क्या बचा, देखिएगा कि 11 बचा, और नीचे में 11 प्लस 33 39 बचा, ये चीज बचा। ठीक है, अब हम ऊपर का तो लिखने करेंगे बटे, अब नीचे अगर जोड़ दें हम तो 9 1 10 की 0 1 रहा कैरी में, ये रेज में, और 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ पर 51 हुआ, सॉरी 5 हुआ ना, तो ये देखिएगा कि ये हुआ और ये 5 50 हुआ। तो ये आंसर मेरा 11/5 इसका हुआ। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर देखिएगा तो प्रोबेबिलिटी मैं बेस थ्योरम पे आधार पर कुछ क्वेश्चन मैंने बताया, और भी जो क्वेश्चन इस पर आधारित है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे वीडियो चैनल पर, और हेल्पफुल मेरा वीडियो अगर लगता है तो कृपया आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, और कंटिन्यू बने रहिए लगातार। जो भी मैंने रिलेटेड आर डी शर्मा मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो एमसीक्यू पर या फिर वो टोटल प्रोसेस पर मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा एक एक करके। तो और उसके बाद जैसे ही बेस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, उसको मैं बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इतना ही आज। ओके, थैंक यू।